Good morning, student. Myself, Shahjahan Khatun from Shankar Nursery. I am going to teach you about how to provide nursing care to a fluid and electrolyte imbalance patient. Topic: water content of body and acid base balance. तो स्टूडेंट, आज हम आपको वाटर कंटेंट ऑफ बॉडी एंड एसिड बेस बैलेंस के बारे में पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमको वाटर इम्बैलेंस के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारे बॉडी में वाटर कंटेंट कितना होता है और एसिड बेस जो है वो उसका नॉर्मल लेवल कितना होता है हमारी बॉडी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। वाटर comprises 60% of body weight of an average adult. The total body water is divided functionally into extracellular fluid, extracellular 20% of body weight, and the intracellular fluid spaces separated by cell membrane. तो स्टूडेंट, हमारी बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी का 60% जो होता है हमारी बॉडी वेट का, वो वाटर होता है, जिसमें जो हमारी बॉडी का वाटर जो है उसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर में 20% बॉडी वेट का फ्लूइड पाया जाता है एंड इंट्रा सेलुलर स्पेसेस में 40% होता है टोटल बॉडी वेट का वाटर। तो चलिए आगे देखते हैं। द ECF इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू इंटरवैस्कुलर एंड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड स्पेसेस। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है उसे फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इंटरस्टिशियल, इंटरवैस्कुलर मीन्स कि विद इन द सर्कुलेशन जो हमारे ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है वो उसे बोलते हैं इंटरवैस्कुलर। एंड इंटरस्टिशियल मीन्स जो सेल्स के बीच में, सेल्स के सराउंडिंग में पाया जाता है फ्लूइड, उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो चलिए देख लेते हैं पिक्चर के माध्यम से। जो इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है वो हमारे सेल्स के बीच में आ जाता है। आपने पढ़ा होगा, सेल्स ये हमारी है, सेल्स के बीच में, सेल्स के सराउंडिंग में जो फ्लूइड होता है उसे इंटरसेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। एंड जो सेल्स के बाहर जो फ्लूइड होता है उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि सेल्स के बाहर जो है उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एंड इंटरवैस्कुलर फ्लूइड जो होता है वो प्लाज्मा होता है, वो हमारी ब्लड वेसल में होता है। चलिए अब देख लेते हैं बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड में जो बॉडी फ्लूइड हमारा है उसमें कहाँ कहाँ पे कितना वाटर होता है। पॉइंट फर्स्ट, अ टिपिकल एडल्ट बॉडी कंटेन 40 लीटर ऑफ बॉडी फ्लूइड। हमारी बॉडी जो होती है उसमें 40 लीटर बॉडी फ्लूइड होता है, इसकी 40 लीटर हमारी बॉडी में पानी ही होता है। 25 लीटर ऑफ फ्लूइड are located inside body cell called intercellular fluid। 25 लीटर जो फ्लूइड होता है, 25 लीटर ऑफ फ्लूइड आर लोकेटेड इनसाइड बॉडी सेल कॉल्ड इंट्रासेलुलर फ्लूइड। मीन्स कि जो 25 लीटर फ्लूइड होता है वो हमारे सेल के अंदर पाया जाता है, जिसे इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 15 लीटर ऑफ फ्लूइड आर लोकेटेड आउटसाइड बॉडी सेल कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो 15 लीटर जो वाटर होता है वो हमारे आउटसाइड सेल पाया जाता है, उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। नेक्स्ट पॉइंट, 80% ऑफ ECF मीन्स की एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड विच इंक्लूड लिम्फ, साइनोवियल फ्लूइड, CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, GI ट्रैक यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक फ्लूइड, एंड फ्लूइड इन आईज एंड ईयर्स
एंड 20% ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज़ ब्लड प्लाज्मा। मीन्स कि 80% जो फ्लूइड होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? सेल्स के अंदर पाया जाता है। विच इंक्लूड लिम्फ, लिम्फ में होता है, आपको लिम्फेटिक सिस्टम बता दिया गया है। साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड होता है, मीन्स कि जॉइंट्स में जो फ्लूइड होता है हमारे। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी कि हमारे ब्रेन में जो फ्लूइड होता है, ब्रेन के सराउंडिंग में। जीआई यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्लूइड, मीन्स कि जो हमारे स्टमक में फ्लूइड होता है, जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में फ्लूइड पाया जाता है। एंड फ्लूइड इन आइज एंड ईयर्स। तो ये सारे फ्लूइड टोटल 80% होते हैं। एंड 20% ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इन ब्लड प्लाज्मा, और ब्लड प्लाज्मा में 20% होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रासेलुलर फ्लूइड इज मोस्टली वाटर एंड इज रिच इन पोटेशियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन, सल्फेट आयन एंड प्रोटीन एनियंस। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो होता है वो मोस्टली वाटर होता है और उसमें पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन, सल्फेट आयन एंड प्रोटीन एनियंस होता है। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड मीन्स कि हमारे सेल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उसमें क्या क्या होता है? पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन, सल्फेट आयन एंड प्रोटीन एनियंस। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंटेन मोर सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन कार्बोनिक आयन एंड कैल्शियम आयन। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होता है क्या? सोडियम, यानी कि हमारे जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है, मीन्स कि सेल्स के बाहर जो फ्लूइड होता है हमारे, उसमें ज़्यादा क्या होता है? सोडियम आयन होता है, क्लोराइड आयन होता है, बाइकार्बोनेट आयन होता है, कैल्शियम आयन होता है। ये हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड स्पेस में होता है। ये बार डायग्राम है, तो आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे शो किया गया है कितना परसेंट क्या क्या होता, वाटर होता है, ब्लड प्लाज्मा में कितना परसेंट है, एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड कितना है, ये सारा यहाँ पे दिखाया गया है। तो आपको इसमें इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। टोटल वाटर बॉडी वॉल्यूम, टोटल वाटर बॉडी वॉल्यूम बताया हमने कि 60% बॉडी वेट का क्या होता है? वाटर होता है। तो इसमें इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो होता है 25 लीटर एंड 40 लीटर ऑफ बॉडी वेट। इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड होता है वो 25 लीटर होता है और कितना होता है? बॉडी वेट का 40% होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम इसमें इंटरस्टिशियल जो होता है वो 12 लीटर होता है। प्लाज्मा वॉल्यूम 3 लीटर, 20% ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन ICF एंड ECF, यानी कि इंटरसेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आर constantly different because the cell membrane is selectively permeable, which maintain a relatively unchanged distribution of substances in different body fluid. Student, concentration of substance dissolve in intracellular fluid मीन्स कि कंसंट्रेशन जो होता है सब्सटेंस का, जो भी कंपोनेंट पाए जाते हैं फ्लूइड में, वो हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड में मीन्स कि जो सेल्स के अंदर फ्लूइड पाया जाता है, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मीन्स कि जो सेल्स के बाहर फ्लूइड पाया जाता है, उसमें अलग अलग होता है। उसमें क्या होता है? उसमें कंपोनेंट जो होता है वो अलग अलग होता है। Because the cell membrane is selectively permeable, which maintain a relatively unchanged distribution of substance in different body fluid. मीन्स कि जो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो भी कंपोनेंट पाया जाता है, एनियंस पाए जाते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं? अलग अलग कंसंट्रेशन में होते हैं। और ये कैसे मेंटेन रहता है? तो हमारे जो एक्स्ट्रा सेलुलर
इंट्रासेलुलर फ्लूइड के बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि सिलेक्टिवली परमेबल होती है। वो एसेंशियल जो भी कंपोनेंट होते हैं उसी को सेल से बाहर जाने देती है और सेल से अंदर जो एसेंशियल होती हैं उसी को अंदर आने देती है। इस वजह से मेंटेन रहता है फ्लूइड बैलेंस। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लूइड बैलेंस refers to proper level of water and electrolyte being in various body compartment according to their need. Fluid balance refers to proper level of water. फ्लूइड बैलेंस जो होता है वो प्रॉपर लेवल में होता है, यानी कि हमारे बोथ कंपार्टमेंट में एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों में ही प्रॉपर लेवल होता है, और जिसकी नीड होती है जब, तभी वो बाहर से अंदर आ सकता है और अंदर से बाहर जा सकता है। तो एक कंपार्टमेंट की सेटिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आर मेन फोर्स बिहाइंड एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट बिटवीन बॉडी कंपार्टमेंट। तो जब भी हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर में मूवमेंट होता है वाटर का, तो वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो दो मेन प्रेशर होता है, इसके थ्रू ही आदान प्रदान फ्लूइड का होता है। चलिए देख लेते हैं वाटर बैलेंस हमारी बॉडी में कैसे होता है। क्योंकि डेली हम इंटेक करते हैं वाटर, इतना ज़्यादा इंटेक करते हैं, तो वो हमारी बॉडी उसे कैसे बैलेंस करती है। चलिए, वाटर इज़ द मोस्ट कंस्टिट्यूएंट इन द बॉडी वेरिंग फ्रॉम 45 75% वाटर इक्वल वाटर आउट। मीन्स कि वाटर जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट कॉन्स्टिट्यूट है। आप सभी को पता है वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इसेंशियल है। वेरिंग फ्रॉम 45% टू 75% ऑफ बॉडी वेट, ये हमारी बॉडी में 45 से 75% टोटल बॉडी वेट का होता है। मीन्स डिफरेंट होता है, डिफरेंट पर्सन में डिफरेंट होता है। वाटर बैलेंस अकर व्हेन वाटर इनटेक इक्वल वाटर आउटपुट। वाटर बैलेंस तभी होता है जब वाटर इनटेक यानी कि जितना पानी हम पीते हैं इक्वल यानी कि बराबर होता है वाटर आउटपुट, यानी कि जितना हम वाटर लेते हैं इनटेक करते हैं और जितना बॉडी के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, वो अगर इक्वल है तो ही हमारा बॉडी का वाटर बैलेंस है, अदरवाइज वाटर बैलेंस नहीं है। अ नॉर्मल एडल्ट कंज्यूम अबाउट 2500 ml ऑफ वाटर डेली एंड 1500 ml in beverage. A normal adult consume about 2500 of वाटर डेली। एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन जो होता है वो 2.5 लीटर पानी डेली कंज्यूम करता है, यानी कि पीता है। 1500 ml इन बेवरेज मीन्स कि 1.5 लीटर पानी जो होता है वो ड्रिंक पीने की चीज़ों से हमें मिल जाता है। 750 ml इन फूड और 750 ml जो होता है वो वाटर हमें फूड से मिलता है एंड 250 ml फ्रॉम सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म, यानी कि 25 ml जो होता है वो 25 ml जो होता है वो हम रेस्पिरेशन के थ्रू एंड एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म, यानी कि हम जो खाते पीते हैं हमारा डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू जो है हमें 250 ml मीन्स की 250 ml वाटर हमें मिल जाता है। तो हम जो इनटेक करते हैं 2.5 लीटर, उसमें से
जो 1.5 लीटर वाटर होता है वो बिवरेज के थ्रू हम पी लेते हैं, यानी कि जूस, वाटर जो भी हम पीते हैं दिन में, चाय, ये हमें बिवरेज के थ्रू मिल जाता है। बिवरेज मीन्स पीने की चीज़ों से हमें मिल जाता है। 750 ml फूड से मिल जाता है। 250 ml जो होता है वो हमें सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि जो हम सांस लेते हैं और जो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि जो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, उससे मिल जाता है। एट द सेम टाइम दिस एडल्ट इज़ रिलीजिंग अबाउट 2500 ml ऑफ वाटर डेली। सेम टाइम यानी कि उसी दिन, जिस दिन 2.5 लीटर पानी पीते हैं हम, उसी दिन हमारे बॉडी से 2.5 लीटर 2500 यानी कि 2.5 लीटर वाटर जो है वो हम रिलीज़ करते हैं, यानी कि अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। वो स्वेटिंग के थ्रू भी बाहर निकलता है और यूरिन के थ्रू निकलता है। 1500 ml इन यूरिन, जिसमें से 1005 ml जो होता है वो यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। 700 ml बाई एवापोरेशन, 700 ml वाटर जो होता है एवापोरेशन के थ्रू, यानी कि पसीने के थ्रू निकल जाता है हमारी बॉडी से बाहर। 100 ml इन फीसेस, 100 ml जो होता है वो फीसेस के थ्रू, यानी कि पोटी के थ्रू, टॉयलेट के थ्रू निकल जाता है। एंड 200 ml इन स्वेटिंग, और 200 ml जो होती है वो स्वेटिंग के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया है। तो ये इनटेक का है, इनटेक का आपको दिख रहा है डायग्राम। एवरेज इनटेक पर डे, तो इसमें टोटल 2.5 लीटर पानी इनटेक किया है। बेवरेज से हम लेते हैं 1500 ml एंड फूड से 750 ml, यानी कि 30%, एंड मेटाबॉलिज्म के थ्रू 10% वाटर हम इनटेक करते हैं यानी लेते हैं। एंड यहाँ पे जो है 1500 ml जो है यूरिन, यानी कि नॉर्मल यूरिन की क्वांटिटी जो है हमारी वो 1500 ml है। 700 ml जो होता है वो फीसेस के थ्रू निकल जाता है। एंड 200 जो है इनसेंसिबल होता है। तो इस तरह से जो है जितना हम इनटेक करते हैं उतना ही हम रिलीज़ करते हैं, यानी कि बॉडी से बाहर करते हैं। तो वो माना जाता है कि वाटर बैलेंस। तो जब भी हॉस्पिटल में पेशेंट आता है, हम उसका इनपुट एंड आउटपुट चेक करते हैं, इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करते हैं। तो वो उसमें देखते हैं कि कितनी बॉटल फ्लूइड चलाया गया है, और उसको जो हम डाइटरी सप्लीमेंट जो भी हम दे रहे हैं NPO के थ्रू, यानी कि अगर पेशेंट मुंह से खाने पीने में अनेबल है, NG ट्यूब के थ्रू दे रहे हैं, तो उस टाइम हम कितना वाटर पेशेंट को दे रहे हैं उसको भी नोट कर लेते हैं, और जितना फ्लूइड चढ़ रहा होता है उसको भी नोट कर लेते हैं। और उसके अकॉर्डिंग फिर यूरिन को जांच किया जाता है, देखा जाता है कि 24 आवर्स में कितना यूरिनेट किया है पेशेंट ने। तो उस तरह से जो है इनपुट आउटपुट चेक करते हैं पेशेंट का। तो यहाँ वाटर बैलेंस पिक्चर में दिखाया गया है। तो यहाँ पे लिया गया है 2.2 लीटर पर डे फूड एंड ड्रिंक के थ्रू, एंड इतना है मेटाबॉलिज्म के थ्रू। ये वाटर लिया गया, इनटेक इतना है, मेटाबॉलिज्म इतना है। तो यहाँ पे वाटर गेन एंड वाटर रिलीज दिखाया गया है। तो टोटल जो है वो यहाँ पे जितना लिया गया है वहाँ इतना रिलीज़ किया गया है। रेगुलेशन ऑफ वाटर। तो चलिए देखते हैं रेगुलेशन ऑफ वाटर इनटेक। हमारी बॉडी जो है वो वाटर को कैसे बैलेंस करके रखती है। पॉइंट फर्स्ट, द बॉडी लॉस एज लिटिल एज 1% ऑफ इट्स वाटर। बॉडी जो होती है वो 1% जो है वो लॉस करती है। नंबर 2, एन इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड।
ड्यू टू वाटर लॉस स्टिमुलेट ऑस्मोरिसेप्टर इन थ्रस्ट सेंटर। तो हमारी बॉडी से जो भी वाटर लॉस होता है हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के थ्रू, तो ये क्या करता है, एन इंक्रीज इन हमारे बॉडी के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, ऑस्मो रिसेप्टर जो कि हमारे हाइपोथैलेमस में थ्रस्ट सेंटर होता है वो उसे स्टिमुलेट करता है। तो जब भी क्या होता है, जब वाटर हमारे बॉडी से जब ज़्यादा लॉस होता है तो क्या होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो उसका बढ़ जाता है, और जो कि स्टिमुलेट करता है किसको, ऑस्मो रिसेप्टर इन द थ्रस्ट सेंटर, जो कि ऑस्मो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है जो कि हाइपोथैलेमस में होता है। देन आगे देखते हैं क्या होता है फिर। नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिविटी इन द हाइपोथैलेमस काजेज द पर्सन टू बी थर्स्टी एंड टू सीक H2O। तो जब भी हमारे हाइपोथैलेमस को मैसेज मिल जाता है कि वाटर की कमी हो रही है बॉडी में, तो क्या करता है, एक्टिविटी इन हाइपोथैलेमस काज पर्सन टू बी थर्स्टी, यानी कि हाइपोथैलेमस की जो एक्टिविटी होती है वो पर्सन्स को क्या करता है, थर्स्टी बना देता है, प्यासा बना देता है, प्यास महसूस होती है पर्सन को, एंड सीक टू, और वो वाटर खोजने लगता है, सीक टू H2O मीन्स कि वाटर उसको चाहिए, वो पानी को ढूंढने लगेगा कि हमें पानी पीने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रिंकिंग एंड रिजल्टिंग डिस्टेंशन ऑफ द स्टमक बाय वाटर स्टिमुलेट नर्व इम्पल्सेस दैट इनहिबिट थ्रस्ट सेंटर। ड्रिंकिंग, जब पानी पी लेता है पर्सन तो क्या होता है, डिस्टेंशन ऑफ स्टमक जो होता है डिस्टेंशन हो जाता है, मीन्स कि वाटर जो है वो फिल हो जाता है, वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है स्टमक में। और तो क्या करता है, स्टिमुलेट नर्व इम्पल्स, स्टिमुलेट करता है नर्व इम्पल्स को, दैट इनहिबिट थ्रस्ट सेंटर, यानी कि नर्व इम्पल्स जो होती है उसको मैसेज कन्वे करता है कि हमारे वाटर की रिक्वायरमेंट है जो वो पूरी हो गई है, और वहाँ से जाता है थ्रस्ट सेंटर को मैसेज, और थ्रस्ट सेंटर जो होता है वो इनहिबिट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वाटर इज एब्जॉर्ब थ्रू द वॉल ऑफ द स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो जब स्टमक में वाटर चला जाता है, वाटर हम इंटेक कर लेते हैं, तो ये एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि सोख लिया जाता है हमारे स्टमक के थ्रू, वॉल ऑफ स्टमक, स्टमक के वॉल के थ्रू, स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है वाटर। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रिटर्न टू नॉर्मल, जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर होता है हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वो नॉर्मल हो जाता है। इवेंट इन रेगुलेशन ऑफ वाटर आउटपुट। तो स्टूडेंट, अभी तक हमने देखा वाटर इनटेक के बारे में, अब हम देखते हैं इवेंट इन रेगुलेशन ऑफ वाटर आउटपुट। वाटर आउटपुट में यानी कि हम जो वाटर लेते हैं बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो उसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं, क्या क्या घटनाएं होती हैं। पॉइंट फर्स्ट, डिहाइड्रेशन होता है, जब वाटर लॉस होता है हमारी बॉडी से, वाटर आउटपुट करते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है, मीन्स कि वाटर की कमी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बिकम ऑस्मोटिकली मोर कंसनट्रेटेड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है वो ऑस्मोटिकली मोर कंसनट्रेटेड हो जाता है, मीन्स कि जो भी हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो भी कंपोनेंट, जो भी केमिकल्स पाए जाते हैं वो कंसनट्रेटेड हो जाते हैं, यानी कि फ्लूइड कम होगा तो केमिकल्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्मोरिसेप्टर इन द हाइपोथैलेमस आर स्टिमुलेटेड बाय इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बॉडी फ्लूइड। ऑस्मोरिसेप्टर इन हाइपोथैलेमस आर स्टिमुलेटेड, यानी कि ऑस्मोरिसेप्टर हमारे हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस में होता है, वो स्टिमुलेट हो जाता है, उसको मैसेज मिल जाता है बाय इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बॉडी फ्लूइड, यानी कि ऑस्मोटिक फ्लूइड जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ है, और उसको
ऑस्मो रिसेप्टर को मैसेज मिल जाता है। देन क्या होता है, द हाइपोथैलेमस सिग्नल द पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज ADH टू द ब्लड। जब ऑस्मो रिसेप्टर को मैसेज मिल जाता है तो ये मैसेज कन्वे करता है हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, जो कि हमारे ब्लड में ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज़ करता है। तो यहाँ से हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज़ करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड कैरीज ADH टू द किडनी। तो जो ये ADH हमारे बॉडी में रिलीज़ होता है, ब्लड में रिलीज़ होता है, तो ब्लड के थ्रू ADH जो होता है वो किडनी तक जाता है, यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होकर ब्लड के थ्रू किडनी तक जाता है। देन फिफ्थ पॉइंट, ADH causes the distal convoluted tubule and collecting duct to increase water reabsorption। तो ADH जो होता है वो जब किडनी में जाता है तो हमारे नेफ्रॉन्स, किडनी की जो यूनिट होती है जिसमें ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है वो होता है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन्स में क्या होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है उसको ये मैसेज मिल जाता है ADH के थ्रू कि वाटर की कमी है बॉडी में, और वो वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है और वो ज़्यादा यूरिन नहीं बनने देता है। तो देन क्या होता है, यूरिन आउटपुट डिक्रीजेज। जब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो कन्वोल्यूटेड और कलेक्टिंग डक्ट जो है एब्जॉर्ब कर लेगी तो यूरिन जो है वो कम बनेगा, यूरिन आउटपुट डिक्रीजेज, यूरिन आउटपुट जो होता है वो कम हो जाता है। एंड फर्दर वाटर लॉस इज मिनिमाइज। और जो फर्दर वाटर लॉस जो होता है यानी कि यूरिन जो है वो बहुत कम बनता है और वाटर लॉस बॉडी से कम हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो बॉडी का आउटपुट है वो रेगुलेट होता है जब कभी हम कहीं बाहर जाते हैं या फिर कोई फास्ट पे रहते हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी की मैकेनिज़्म होती है कि हमारे बॉडी के वाटर लॉस को होल्ड करके रखे और वाटर को मेंटेन एक टाइम तक मेंटेन करके रखे जिससे हमारी बॉडी को हार्म ना हो। तो ADH का क्या फंक्शन होता है, ऑस्मोलैरिटी जब इंक्रीज़ होगा सोडियम कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होता है और इसमें क्या होता है फिर प्लाज्मा वॉल्यूम जो होगा वो डिक्रीज़ होगा, BP डिक्रीज़ होगा। देन ऑस्मो रिसेप्टर को मैसेज मिलेगा हाइपोथैलेमस में, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, मैसेज कन्वे करेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH का सिक्रीट करेगी और ADH हार्मोन जो है वो ब्लड के थ्रू किडनी को जाता है और किडनी इसके रेस्पॉन्स में क्या करेगा, किडनी में जो नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं उसमें डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है एंड कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वो वाटर को रीएब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, ज़्यादा यूरिन नहीं बनने देगी। देन क्या होता है, इस तरह से वाटर बैलेंस हमारी बॉडी में होता रहता है, यानी कि वाटर को होल्ड करके रखता है जब तक भी हम पानी नहीं पीते हैं। तो उस टाइम जो होता है यूरिन बहुत कम बनता है और ज़्यादा टाइम तक अगर पानी हमें नहीं मिलता है तो उस टाइम बहुत ही प्रॉब्लम होती है, मैक्चुरेशन में प्रॉब्लम होती है और जो है यूरिन कंसंट्रेट की वजह से बर्निंग सेंसेशन भी होता है। चलिए अब देखते हैं जब हम एक्सेस वाटर इंटेक कर लेते हैं तो क्या होता है हमारी बॉडी में। पॉइंट फर्स्ट, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बिकम ऑस्मोटिकली लेस कंसनट्रेटेड। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो लेस कंसनट्रेटेड होता है, यानी कि उसमें जो होता है वो केमिकल्स का कंसंट्रेशन जो होता है वो कम होता है, यानी कि सोडियम आयन जो होता है, पोटेशियम आयन जो होता है वो कम होता है उसका कंसंट्रेशन इन कंपैरिजन टू इंट्रासेलुलर। नेक्स्ट पॉइंट, दिस चेंज स्टिमुलेट ऑस्मो रिसेप्टर इन द हाइपोथैलेमस। दिस चेंज स्टिमुलेट
जब भी हम एक्सेस वाटर ले लेते हैं तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है उसमें कंसंट्रेशन जो होता है वो लेस हो जाता है, यानी कि जो भी कंसंट्रेशन जो कमी हुई थी वाटर की वो फुलफ़िल हो गई और उसकी रिक्वायरमेंट फुल हो गई, तो उसका कंसंट्रेशन जो है वो लेस हो जाता है। दिस चेंज स्टिमुलेट ऑस्मोरिसेप्टर इन हाइपोथैलेमस, ये मैसेज कन्वे करता है हाइपोथैलेमस को। देन नेक्स्ट पॉइंट, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड डिक्रीज एडीएच, जब ये मैसेज मिल जाता है ऑस्मोरिसेप्टर को तो ऑस्मोरिसेप्टर मैसेज कन्वे करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, एडीएच हार्मोन के सिक्रीशन को कम कर देता है, बंद कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, रीनल ट्यूब्यूल डिक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन, रीनल ट्यूब्यूल जो होती है हमारे किडनी में वो वाटर रीअब्जॉर्प्शन को रोक देती है, डिक्रीज़ कर देती है, कम कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट, यूरिन आउटपुट इंक्रीज एंड एक्सेस वाटर इज एक्सक्रीटेड, तो क्या होता है कि हमारा ब्लड जो है अच्छी तरह से फ़िल्टर होने लगता है और फास्ट एक्शन होता है और फिर यूरिन आउटपुट जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि नॉर्मल जितना भी इनटेक होता है उतना आउटपुट होने लगता है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।